सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल्डिहाइड एस्टर्स एंड एसीटोन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका स्मेल स्वीट होता है, इसका फ्रेगरेंस स्वीट होता है, तो वह है एस्टर्स। ठीक है, क्या होता है वो एस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज डेट आर यूज टू मेक परफ्यूम। एस्टर जो है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो कि इसका यूज़ करते हैं परफ्यूम्स बनाने में। It is a chemical compound derived from an acid in which at least one OH hydroxyl group is replaced by an O alkyl group। तो ईस्टर्स जो हैं ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो कि एसिड और अल्कोहल को मिक्स करने के बाद बनता है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, एक तो अल्कोहलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा OH। ठीक है, इसके अलावा O के साथ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा, लाइक दिस O हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, तो वैसे या तो C2H5 हो सकता है। तो इस तरीके से कंपाउंड होते हैं एस्टर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड। इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है। प्रोपाइन नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड वैसे कंपाउंड है जिसके नाम के लास्ट में AL हो। ठीक है, क्या हो AL हो। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है प्रोपेनल। ठीक है, जिसमें जो कि एक एल्डिहाइड है और प्रोप का मतलब क्या होता है 3 होता है। इट मीन्स ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। ठीक है, Organic compound obtained when 2 hydrogen attached to the atom is replaced with an oxygen atom. These are called aldehydes। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वहाँ पे एक सिंगल ऑक्सीजन एटम को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ फंक्शनल ग्रुप CHO प्रेजेंट। तो ऐसे जो एल्डिहाइड कंपाउंड्स हैं उसके लास्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। ठीक है, लास्ट में CHO लगा होगा। एल्डिहाइड्स हैव सेम कॉमन फार्मूला CnH2nO। तो ये एल्डिहाइड का कॉमन फार्मूला है। सम ऑफ द मेजर एल्डिहाइड्स देयर कॉमन नेम्स एंड देयर IUPAC नेम आर एज फॉलोज। तो कुछ एल्डिहाइड्स हैं उसका कॉमन नेम देखेंगे और उसका IUPAC नेम जो केमिस्ट्री में जो प्रॉपर नाम है वो भी देखेंगे। पहला है HCHO, जिसमें कि अगर हम एक कार्बन, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स कितना है 1 है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं और उसका नाम है मिथेनल। ठीक है, मिथ का मतलब वैसे भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड है और इसको क्या बोलते हैं, इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनल। ठीक है, C2H5CHO ये है प्रोपेल्डिहाइड जिसको प्रोपेनल भी कहते हैं। फिर C3H7CHO जिसको कि ब्यूटल्डिहाइड कहते हैं और ब्यूटेनल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगरेंस। इसमें से कौन सा जो इसका के स्मेल है वो जो फ्रेगरेंस है वो फ्रूटी होता है, वो स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगरेंस। तो ये है हमारा इथाइल एसीटेट। ये भी एक ईस्टर है, हमें पता है ईस्टर का ही जो स्मेल है वो होता है फ्रूटी स्मेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इन लेबोरेटरी एन इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड is heated in presence of concentrated sulfuric acid to form methyl acetate which is an ester। तो हम लैब में कैसे इसको फॉर्म करते हैं, जब अगर हम मिक्स करेंगे मिथाइल एसीटेट को मिक्स करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ। ठीक है, तो हमें क्या वो भी किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स कोई भी एसिड हो सकता है। तो उसके प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक एस्टर। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट। ये एक कलरलेस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एरोमा में सेंट होता है, परफ्यूम होता है, उसका फ्रेगरेंस बहुत ही लाइक फ्रूट्स की तरह होता है। ये वाटर में सॉल्युबल है बट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन्स जो भी सब्सटेंस पोलर हैं वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, पोलर जाएगा पोलर में। ठीक है, और जो नॉन पोलर है, ठीक है, वो किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो ईस्टर है वो क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये होता है एसीटोन जो कि कीटोन है। ठीक है, कीटोन प्रेजेंट होता है नेल पॉलिश रिमूवर में। ठीक है, एसीटोन जो कि कलरलेस, ऑर्डरलेस और फ्लेमेबल लिक्विड है। ठीक है, एसीटोन कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई इसका स्मेल भी नहीं होता, फ्लेमेबल है, जलता है ये। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ पायरोलिग्नियस एंड ऑब्टेन फ्रॉम द वुड डिस्टिलेशन। तो एसीटोन जो है ये एक पायरोलिग्नियस एसिड से बनता है और या फिर इसको कह सकते हैं वुड डिस्टिलेशन, जब वुड का डिस्टिलेशन होता है उस टाइम में बनता है ये, और इसको यूज़ करते हैं एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, उनका केमिकल नेचर क्या होता है एल्डिहाइड्स का। तो एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट्स हैं जो कि कोई भी सब्सटेंस को जो ऑक्सीडाइज खुद होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगा तभी तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। द कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन बाय डिस्प्लेसिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द लास्ट कार्बन एटम इन अल्कलेन अल्केन इज कॉल्ड एन एल्डिहाइड। तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड में जो भी अल्केन है सपोज, उसके 2 हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करके वहाँ पे हम अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड मिलेगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका जनरल फार्मूला होता है RCHO, जहाँ पे R क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और CHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ एसीटोन इज। एसीटोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है CH3, क्योंकि कीटोन ग्रुप का जो है ना वो ऐसा ही होता है कि इसमें एक कार्बन होंगे, उसमें ऑक्सीजन तो अटैच होगा और ये हमेशा बीच में होता है, इधर भी CH3 होगा और इधर भी CH3 होगा, तभी क्योंकि ये सिंपलेस्ट एसीटोन है, एटलीस्ट 3 कार्बन तो होने ही चाहिए एसीटोन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एसीटोन जो है एक कलरलेस ऑर्डरलेस फ्लेमेबल लिक्विड होता है जो कि सॉल्युबल है ईथर में और अल्कोहल में, ठीक है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ पायरोलिग्नियस एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द वुड डिस्टिलेशन विच केमिकल फॉर्मूला इज CH3CHO। तो ये जो एसीटोन है ये हमें कहाँ से मिलता है, जब हम वुड का डिस्टिलेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें कंपाउंड मिलेगा जिसका कि नाम है CH3CO, ठीक है, इससे मिलता है हमें। और ये मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब हमने जो मेन कंपाउंड्स थे वो देख लिया, अब हम बाकी जो अदर केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का केमिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये है CCl2F2। क्या होता है, CCl2F2। द केमिकल फार्मूला ऑफ CF2Cl2 इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन appears as a colorless gas having a faint ethereal odor, ठीक है। तो ये जो केमिकल फार्मूला है CF2Cl2 इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि CH4 होगा, वो स्टार्टिंग में मीथेन होगा, वहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन्स के बदले 2F डाल दिया और यहाँ पे अदर 2 हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे हम 2Cl डाल दिया हमने, ठीक है। तो आगे जाके कंपाउंड क्या बनाइए, CF2 और Cl2, ठीक है, इसलिए इसका नाम होगा डाइफ्लोरो डाइक्लोरो और ये मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल का क्या है फार्मूला, ठीक है। तो नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, CN को हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब है कि इसमें कौन सा है एसीटोनाइट्राइल, तो एसीटोनाइट्राइल है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कि क्योंकि एसिड है कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, तो 2 कार्बन इसमें है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि यहाँ पे बस एक ही कंपाउंड में 2 कार्बन्स हैं और CN ग्रुप है, तो ये होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हम बिल्कुल एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल इज़ अ केमिकल कंपाउंड विद द फार्मूला C3H3N और CH3CN। तो एसीटोनाइट्राइल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C3H3N या फिर CH3CN, बिल्कुल हमने बस मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनोमीथेन और मीथेन कार्बोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल को और किस नाम से जानते हैं, हम इसे कहते हैं साइनोमीथेन क्योंकि साइनाइड ग्रुप इसमें अटैच है, या फिर इसको मीथेन कार्बोनाइट्राइल भी कहते हैं। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एरोमेटिक फ्रूटी ऑर्डर। और ये कलरलेस लिक्विड है जिसका कि फ्रेगरेंस कैसा होता है, फ्रूटी होता है, ठीक है। कंपेयर्ड विथ वाटर इट इज़ लेस डेंस देन वाटर। अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। व्हेन कंपेयर्ड विथ एयर इट्स वेपर्स आर डेंसर। एसीटोनाइट्राइल इज़ इजिली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट हैज़ अ स्वीटेस्ट टेस्ट। तो एसीटोनाइट्राइल जो है वो वाटर में सॉल्युबल है और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीटी होता है, ठीक है, ये स्वीट होता है, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल इज़ यूज्ड एज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्यूटाडाइन। तो एसीटोनाइट्राइल जो है इसको हम एज अ यूज़ करते हैं सॉल्वेंट की तरह, और कैसा सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है एसीटोनाइट्राइल का। तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है जो कि CN होता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे ये जो CN आया है वो किसको रिप्लेस करके आया है, मीथेन से एक्चुअली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है, ठीक है, इसलिए बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर एक्सट्रैक्शन, कॉपर एज वेल एज रिफाइनिंग, मेकिंग परफ्यूम्स, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये जो एसिटोनाइट्राइल है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, रबर इंडस्ट्री में ना, कॉपर के रिफाइनिंग में, परफ्यूम्स बनाने में, इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी क्लासिफाइड एज लो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड नॉट एज ऑर्गेनिक। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, या फिर इसमें कह सकते हैं कि कार्बन का जो कंटेंट है वो कम है, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज है वो कम है। मीथेन तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल है ये, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोपेन भी है, बट साइनाइड जो है ये कह सकते हैं कंपाउंड तो है, ऑर्गेनिक है, बट इसमें कार्बन का कंटेंट काफ़ी कम होता है, इसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा अमाउंट होती है, ठीक है। ऑफ द गिवन कंपाउंड साइनाइड्स आर द लो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड नॉट रिगार्डेड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो साइनाइड है, CN जो है, इसमें कार्बन कंटेंट इतना कम होता है कि हम इसको एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर केमिकल कंपाउंड्स इन विच अ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन दिस वन एटम इज अटैच्ड टू वन नाइट्रोजन एटम बाय ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें कार्बन एटम जो है वो नाइट्रोजन से अटैच होता है, वो भी कैसे, किस बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। इस तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन। कैटेनेशन का मतलब होता है कि चेन फॉर्मेशन करना या फिर किसी भी एटम से बहुत ही इजीली कंबाइन कर जाना, ठीक है। तो ये जो कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है ये किस में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, तो वो है कार्बन, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डिंग वन आइटम ऑफ एलिमेंट टू अनदर आइटम ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक आइटम जो है वो दूसरे आइटम से, सेम एलिमेंट के दूसरे आइटम से बहुत ही ईजिली अटैच हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। द कार्बन आइटम हैज़ द हाइएस्ट बाइंडिंग कैपेसिटी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड्स। और ये जो कार्बन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, कनेक्ट होने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमें मिलते हैं, और कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन भी कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट लाइट टू वेल्ड मेटल्स। तो मेटल वेल्डिंग के लिए, मेटल को जब भी क्रैक आता है मेटल्स में, उसको वेल्डिंग करने के लिए कौन सा जो लाइट जनरेट करने के लिए हम और वेल्डिंग के लिए कौन सा जो है कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो वो है एसिटिलीन। क्या होता है वो, एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडमंड डेवी इन 1836 AD। एसिटिलीन को डिस्कवर किसने किया था, एडमंड डेवी ने 1836 में। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज़ रिएक्टेड विथ वाटर इन लेबोरेटरी। और ये जो एसिटिलीन हमें मिलता कहाँ से, जब भी कैल्शियम कार्बाइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा लैब में, तो ये कंपाउंड बनता है एसिटिलीन। ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, और ये वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल भी है। इट बर्न्स विद ग्लोइंग फ्लेम इन एयर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम विच इंटेंस लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड। और इसका जो फ्लेम होता है, जिस फ्लेम से जलता है, वो काफ़ी लाइट होता है, इसलिए वो ग्लो करता है जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ विच एलिमेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दोज कंपाउंड्स आर मेनली ऑफ कनेक्टेड टू विच एलिमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, कार्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। द कंपाउंड्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट विच कंटेन कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सारे ही कंपाउंड, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, बीट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, अगर उसमें कार्बन है तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कार्बन आइटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन आइटम्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम चेन्स ऑफ कोवलेंटली लिंक्ड कार्बन आइटम्स विथ हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड द चेन। तो ऐसे जो बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से कार्बन और अदर आइटम्स के बीच में। दिस मीन्स दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव इन कॉमन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन आइटम्स एंड हाइड्रोजन आइटम्स। तो ये कह सकते हैं ना कि बिल्कुल, कि अगर कोई भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही है तो वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। इन एडिशन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट।
बट अगर उसमें अदर एलिमेंट्स हो भी सकता है तो चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH, इसमें ऑक्सीजन भी तो है बट स्टिल इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ना, अदर आइटम्स भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, बट जो क्वांटिटी होगी या फिर नंबर होंगे बाय वॉल्यूम या मास, वो ज़्यादा किसका होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का ही होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हैज़ निदर कार्बन और नॉर हाइड्रोजन, सो इट इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसमें ना ही कार्बन है ना ही इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। जनरली गैसेज एंड मिनरल सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फाउंड इन सॉइल और बॉडीज ऑफ वाटर और आर नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड्स जो कि हमें सॉइल या फिर वाटर बॉडीज में मिलते हैं जनरली वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ठीक है। दिस आर ऑल इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, है ना, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, मीथेन, क्लोरोफॉर्म, यूरिया, बेंजीन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्ट गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्जीन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि अगर हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, वो एक फॉस्जीन जो है फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, फॉस्जीन काफ़ी पॉइजनस गैस होता है, तो क्लोरोफॉर्म गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्जीन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जब भी हम क्लोरोफॉर्म को रखेंगे सनलाइट में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्जीन में। क्लोरोफॉर्म इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CHCl3। हमने पहले देख रखा है कि जब भी हम अगर मीथेन से 3 क्लोरीन एटम्स को रिप्लेस करेंगे बाय विथ क्लोरीन तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ठीक है। इन IUPAC नेम इट इज़ ट्राईक्लोरोमीथेन। अगर हम IUPAC नेम में देखें तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स हैं तो ये होगा ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है। इट इज़ कलरलेस एरोमेटिक फ्लूइड विच इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन द मेडिकल फील्ड्स, ठीक है। तो ये जो ये फॉस्जीन है या फिर ये जो कह सकते हैं हम क्लोरोफॉर्म है, इसका यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में एज एन एनेस्थेटिक, ठीक है, विच इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन मेडिकल फील्ड। क्लोरोफॉर्म इज़ इजिली सॉल्युबल इन वाटर। क्लोरोफॉर्म जो है क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो इसमें पोलरिटी आ जाती है, तो ये इजीली जो है वाटर में सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस ब्लूइश ग्रीन कलर्ड फ्लेम ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इज। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी उसको हीट करते हैं और वो तो उसमें ब्लूइश ग्रीन फ्लेम आता है जब भी हम उसको कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा कंपाउंड है, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन रिंग में अगर हम क्लोरीन को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को हम जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो कैसा फ्लेम निकलेगा, ग्रीन और ब्लूइश फ्लेम, ठीक है। क्लोरोबेंजीन जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5Cl और इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर देन इट प्रोड्यूसेस अ ब्लू ग्रीन फ्लेम। तो जब भी हम इसको हीट करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में तो कैसा फ्लेम आता है, ब्लू ग्रीन फ्लेम, ठीक है। It is used in the manufacture of pesticides called DDT and other organic compounds such as phenol, aniline and chloronitrobenzene। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो ये जो क्लोरोबेंजीन इसका यूज़ होता है लाइक पेस्टिसाइड्स को बनाने में, लाइक DDT, ठीक है, और बाकी जो अदर कंपाउंड्स लाइक फिनॉल, एनिलीन, ठीक है, और क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। तो पिकल में हम एज अ प्रिजर्वेटिव कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो डैट इज़ सोडियम बेंजोएट। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं पिकल्स में ताकि जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए, तो वो है सोडियम का बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट जिसका कि केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5COONA, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम वाइडली कहाँ पे यूज़ करते हैं, फूड पिकलिंग एजेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन साइनाइड। तो साइनाइड का केमिकल नेम है या फिर वो क्या कौन सा नाम है, साइनाइड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो डेट इज़ प्रूशिक एसिड। क्या होता है ये, प्रूशिक एसिड, ठीक है। साइनाइड इन वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोसाइनिक एसिड। जब भी हम साइनाइड में वाटर को मिक्स करते हैं तो वो कौन सा कंपाउंड बनता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड बनता है, या फिर इसको हम प्रूशिक एसिड भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है and it is extremely poisonous and flammable liquid that boils slightly above the room temperature। तो ये जो काफ़ी हाईली फ्लैमेबल लिक्विड है जो कि बॉयल करता है जस्ट स्लाइट रूम टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल करने लगता है। द रूम टेम्परेचर इज एट 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो
ये जो HCN है, ठीक है, लाइक जो एसिड है ये हाइड्रोसाइनाइक एसिड, इसको डिस्कवर किया गया था 1782 में बाय स्वीडिश केमिस्ट, ठीक है, जिसका नाम था कार्ल विल्हेम सिल, हु प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम द पिगमेंट प्रूशियन ब्लू. हाइड्रोजन साइनाइड एंड इट्स कंपोनेंट आर यूज्ड फॉर मैनी केमिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग फ्यूमिगेशन एंड केस हार्डनिंग ऑफ आयरन एंड स्टील. तो ये जो HCN है इसका यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है, लाइक केमिकल प्रोसेसेस में या फिर फ्यूमिगेशन में या फिर आयरन और स्टील को हार्ड करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बेंजीन. तो बेंजीन को किसने डिस्कवर किया था. तो बेंजीन जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है इसको डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है. बेंजीन इज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825, ठीक है. बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें सब में बेंजीन रिंग किसी न किसी रूप से वो इन्वॉल्व होगा ही, ठीक है, तभी वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा. और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है C6H6, जहाँ पे 6 कार्बन आइटम हैं और 6 हाइड्रोजन आइटम्स हैं और ये एक रिंग में कनेक्ट होते हैं. मेटरस्ले डिराइव्ड इट फ्रॉम बेंजोइक एसिड इन 1834 एंड नेम्ड इट बेंजीन. तो ये जो मेटरस्ले हैं इन्होंने इनको डिराइव किया था बेंजोइक एसिड से, कब, 1834 में, और इसका नाम क्या रखा, बेंजीन रखा. और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसको इंटरप्रेट किया गया था 1865 में. जो स्ट्रक्चर देखते हैं ना हम, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था, केकुले, जिसका नाम था केकुले, साइंटिस्ट ने 1865 में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स. तो जो बेंजीन मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो एक रिंग के फॉर्म में होता है, सारे कार्बन और हाइड्रोजन रिंग के फॉर्म में अटैच होते हैं, तो अभी ये बताना है कि उसमें जो एंगल बनता है ना वो कितना बनता है. ये होता है 120 डिग्री का एंगल, ठीक है. बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है और कैसा हाइड्रोकार्बन है ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, ठीक है. और जो मॉलिक्यूल है बेंजीन का उसमें 6 कार्बन आइटम्स होंगे, ठीक है, दे आर अटैच्ड लाइक अ रिंग, ठीक है. एंड 1 कार्बन इज अटैच्ड टू अनदर इन ईच कार्बन आइटम, ठीक है. बाकी जितने भी कार्बन आइटम्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं इसमें. तो ये जो रिंग है ना इस तरीके से फॉर्म होता है. यहाँ पे 6 कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और बाकी सब में एक एक हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है. और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन हैज़ अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है. बेंजीन इज़ हाईली फ्लेमेबल लिक्विड विद कलरलेस स्वीट स्मेल. तो बेंजीन का कोई कलर तो नहीं होता बट इसका स्मेल काफ़ी स्वीट होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम एरोमेटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला फॉर हेक्सामिथिलीन डायअमीन. तो हेक्सामिथिलीन डायअमीन का क्या फार्मूला होगा. तो ये होगा NH2CH2 ठीक है. क्योंकि यहाँ पे डायअमीन लिखा हुआ है, हमें पता है अमीन ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप को हम अमीन ग्रुप कहते हैं. इस वजह से यहाँ पे CH2 NH2 दो साइड से लगा हुआ है, ठीक है. और ये होगा किसका फॉर्मूला, हेक्सामिथिलीन डायअमीन, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. तो जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो किस ना किस तरीके के केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं. तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज. जब भी कभी कोई एसिड है और जब बेस है दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, हमें पता है सॉल्ट बनता है, ठीक है. तो ये जो एसिड और बेस के रिएक्शन को हम क्या स्पेसिफिक नेम देते हैं, तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिल करके एसिड के इफ़ेक्ट को कम करते हैं और बेस के इफ़ेक्ट को भी, और फाइनली जो हमें मिलता है सॉल्ट वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. बट ये ज़रूरी नहीं है हर केस में, ठीक है. तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. इसमें और क्या फॉर्म होता है, इसमें सॉल्ट और वाटर दोनों इसमें फॉर्म होते हैं, ठीक है. इसका एग्जांपल है, सपोज HCl है जो कि एसिड है और NaOH जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl जो कि सॉल्ट है और वाटर H2O, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो तरीके के होते हैं रिएक्शंस. एक तो होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक, ठीक है. एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है. और जब एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन होने में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है. तो ये तो मैं देख लिया कि कोई वैसा रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें से कौन सा रिएक्शन है जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है.
तो पहला तो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब भी हम नेचुरल गैस को जलाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है ये। जब भी नेचुरल गैस जो है बर्न होगा तो हमें क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी ना, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन होता है तो ये जो रेस्पिरेशन होगा हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बट स्टिल यहाँ पे भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ ही होती है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब कोई भी चीज़ डिकम्पोज हो रहा है तो उसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी था वो तो रिलीज़ ही हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सारे ही यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच थर्मल एनर्जीज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दिस इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर सच एज कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इससे क्या होता है, जो आसपास का टेम्परेचर है वो हमेशा इंक्रीज ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाउंड की जो है एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और आसपास के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे और वैसे का रिएक्शन जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। तो एक कौन सा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 या 2 से अधिक जो है एटम्स या कंपाउंड्स कंबाइन करके, इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर जस्ट डिकम्पोजिशन जो है जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सेम एक कंपाउंड है जो कि वो 2 या 2 से अधिक एटम्स या कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक कोई पर्टिकुलर एटम, सपोज यहाँ पे Fe है, Fe प्लस CuSO4 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये Cu को रिप्लेस करेगा Fe, तो क्या बनाएगा ये FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जिस तरीके से यहाँ डिस्प्लेसमेंट में इसने एक एटम को रिप्लेस किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे 2 जो एटम्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो सारे रिएक्शन जहाँ पे 2 या 2 से अधिक एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है CaO जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। इसमें जो वाटर को डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। और एक ऐसा कंपाउंड जहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड जो है वो अलग अलग एंटिटीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। तो जो हमारा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो होता है वो किस टाइप का प्रोसेस है, किस टाइप का रिएक्शन होता है। तो रेस्पिरेशन इज़ व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ओनली। क्यों, क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे हमेशा एनर्जी रिलीज़ ही होगी, ठीक है। इट मीन्स कि रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देख लिया कि वैसा रिएक्शन जहाँ पे हीट जो है वो रिलीज़ होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और जहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में। और इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसके हेल्प से प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, वो हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्यों, क्योंकि वो लेते हैं सनलाइट को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो खाना बना पाते हैं अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। पहला है ट्रांसपिरेशन, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फिर है मेल्टिंग ऑफ आइस और रेस्पिरेशन। तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी हमें लाइट चाहिए, कौन सा एनर्जी चाहिए, वो सनलाइट के फॉर्म में। ट्रांसपिरेशन में भी चाहिए और आइस को मेल्ट करने में भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो आइस मेल्ट करेगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस और प्रोसेसेस दैट रिलीज एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी हमेशा रिलीज ही होगी, ठीक है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट और एनर्जी, लाइट और हीट, ठीक है। In an exothermic reaction, energy is released because total energy of the products is less than total energy of reactants। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में 2 साइड होते हैं, तो होता है रिएक्टेंट, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। हमेशा रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स का एनर्जी है अगर वो ज़्यादा है प्रोडक्ट से, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के बनने के बाद क्या हुआ, एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ हो गई, तभी तो दोनों इक्वल होगा ना दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस दैट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। और एंडोथर्मिक वैसा रिएक्शन है जहाँ पे इसको एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाए, ठीक है, बीट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। दे टर्न टू काउज देयर एनवायरमेंट्स टू कूल डाउन। और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि वो आउटसाइड से हीट या लाइट को लेगा, इससे क्या होगा, उससे बाहर की टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। Respiration is a series of exothermic reactions that occur in the mitochondria of living cells in order to release energy from food molecules. This energy can then be used to produce heat for movement, growth, reproduction and active uptake. हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है अलग अलग फूड मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जिंक सल्फेट प्लस वॉट। तो जब भी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस H2SO4 जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस जो वहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, रिटर्न प्लस H2SO4, रिटर्न सल्फेट प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइज़र।